प्रश्न संख्या 42 श्री जयप्रकाश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 42 जी, टेबल ऑफ द हाउस। पहला प्रश्न पूछिए। सर, मैं जो सवाल मेरा लगा है और जो मंत्री जी ने जवाब दिया है वो बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन जवाब, और एक बहुत इंटेलिजेंट मंत्री से यही उम्मीद थी। और मुझे खुशी है, और मैं सर मंत्री जी, मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ और आज की तारीख में बोलने दीजिए, नहीं क्या हो रहा है? आज की तारीख में करोड़ों इंसान जो मेरे जैसे बिगड़ पढ़े लिखे आदमी कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए आपका जवाब बहुत भारी है। मैं साधारण शब्दों में, क्योंकि 2-3 तरह के फ्रॉड है। एक इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहे हैं कि वो हैक कर लेते हैं, पासवर्ड हैक कर लेते हैं, बैंक में डेबिट हो जाता है, बहुत देर से पता लगता है। कुछ हमारी साइट है, उनको हैक किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, उस पर बराबर होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का भी हुआ ही ऐसा। और कुछ कानून आपके जो आपने बना रखे हैं जिसके बारे में साधारण आदमी को बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी अवेयरनेस का प्रोसीजर आपके यहाँ नहीं है। मैंने तो कम से कम किसी अखबार में उसके बारे में नहीं देखा। जिस चीज़ को करोड़ों इंसान इस्तेमाल कर रहे हों और राजीव गांधी जी उसे लाए थे, तो मैं आशा करता हूं कि आप उसके बारे में कुछ ऐसे कदम उठाएंगे ताकि लोगों को अच्छी तरह उसकी जानकारी हो सके। मेरा सर, कभी तो मौका मिलता है, बोलने तो दो। तो मैं मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इन एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ साइबर कैफे एंड आईडीज, there is no procedure for registration of cyber cafes at the moment, और जो फ्रॉड होते हैं उसके बाद पुलिस वाले उसे ढूंढते रहते हैं। दूसरा, there is no proper legislation, specialized inquiry officers, courts, along with strong stringent punishment for the guilty, and you have no access to the service provider or internet providers who are sitting in US or Europe and anywhere else, like Google's and Yahoo. They don't have offices in India. So you have no control over them, and you have no international agreement on this subject with the countries, between the countries. So I would like to know what is your answer, what steps you are going to take on this. Honorable Minister. I think the distinguished member has raised a very important issue, and I must confess that this is all work in progress. The cyberspace is a new medium, a very unique medium through which the young people of our country are using in a big way. And we are discovering as we move along the nature of and the complexity of the crimes that are taking place. There are, on the one hand, financial frauds taking place. I'll give you a small example. Supposing there's a hacker outside of this country and there is an ATM machine, an outlet. What they do is they put a malware in that outlet, and through that malware they get the credit card number of the consumer who has used that particular outlet. That credit card number is then conveyed to the hacker, and then the hacker uses that credit card to withdraw lakhs of rupees from that fund. Now, the Reserve Bank of India has issued several circulars to banks to say as to what should be done, and that should be very careful. There are also advisories given to consumers, क्योंकि जो उपभोक्ता हैं उनको ये नहीं मालूम, कई बार आपने भी अपने फ़ोन में देखा होगा कि आप $1 लाख जीत गए, ऐसा अक्सर आता है। और अगर आप हमसे आप बातचीत करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि इतनी फीस जमा कर दोगे, आपको $1 लाख मिल जाएगा। तो इस किस्म के भी फ्रॉड होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स भी चल रही हैं। एक तो इस किस्म का फ्रॉड है, और ये बात सही है और माननीय सदस्य ने सही कहा कि हमारा कोई अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट भी नहीं है, और एग्रीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है, और इस पे चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हो रही है, और हम चाहते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो। लेकिन उधर एक और भी राय है कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसको किसी के कंट्रोल के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, कोई सरकारी कंट्रोल के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप काफ़ी चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि कुछ वर्ष लगेंगे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट हो। ये भी बात सही है कि देयर आर इंटरमीडियरीज, मैडम, there are intermediaries who are running these systems who are far away from the law.
And when we seek to get information from these intermediaries, they don't give that information. अगर कोई साइबर क्राइम होता है और हम उसके बारे में इंटरमीडिएरी के गूगल हो या फेसबुक हो उनको भेजते हैं कि आप इसके हमें फैक्ट्स दीजिए, तो वो अक्सर हमें जवाब ही नहीं देते। अच्छा, और उनके क्योंकि ऑफिसेज जाना रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और इस बीच कानून में ये लिखा हुआ है कि 60 या 90 दिन के बाद वो इंफॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है जो आपने कहा है, सुझाव अच्छे हैं। हम राउंड टेबल के द्वारा NGOs, स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा करते हैं, और मैं समझता हूं कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ सुझाव जरूर निकलेंगे। लेकिन जो आपने अवेयरनेस कैंपेन की बात की उसको मैं स्वीकारता हूं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी अवेयरनेस को और बढ़ाएं। कई और भी ऐसे हैं कि किसी आप साइट पे चले जाओ तो कोई ऐसा हैकर है जो उस वैसी ही साइट बना देता है, रूबरू वैसी साइट बना देता है, और लोग समझते हैं कि ये जेन्युइन साइट है, और इस साइट द्वारा सारी डिटेल्स उस फैब्रिकेटेड साइट को दे देते हैं। अब उसके हाथ में उस कंज्यूमर की डिटेल आ गई और फिर वो डिटेल अब इस्तेमाल करके गुमराह करता है कंज्यूमर को, उपभोक्ता को गुमराह करता है। तो कई किस्म की ऐसी बातें हैं, हम उस पर गौर कर रहे हैं और ज़रूर जो आपने कहा है उस पर हम गौर करके आगे के कदम बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछिए। सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, एक तो जो आपने जवाब दिया उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस जो महाराष्ट्र में बम्बई में हुआ था कि 2 बच्चों ने कोई कमेंट्स साइट पे करे और उनके खिलाफ ज़बरदस्ती मुकदमा गिरा गया, उन बच्चियों को पकड़ा गया और हरेस किया गया। तो आप बताइए कि ये क्या प्रोटेक्शन आपने रखी है ताकि कानून का मजाक ना बने, ज़बरदस्ती कानून को उनके ऊपर ना इस्तेमाल किया जाए, और आपने क्या इस पे कदम उठाया? दूसरा मेरे साथ सब बड़ी मुश्किल से सवाल आता है, एक आता है कभी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने R&D पे कितना पैसा खर्च करा, इसमें ये सारे जो आपकी कोर्स वगैरह हैं, जो रिसर्च होने वाला है, जो आप पूल ऑफ प्रोफेशनल्स तैयार करने वाले हैं, उसके R&D पे आपने कितना पैसा खर्च करा, कितने कॉलेज और स्कूल आपने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज खोले जहां उनको वो ट्रेनिंग मिल सके, और तीसरा कि आपने क्या अलार्म सिस्टम ऐसा कोई डेवलप करा है कि जिससे कभी इस तरह का अटैक हो, मान लीजिए आपके न्यूक्लियर पे हो या आपके पावर एस्टेब्लिशमेंट पे हो, तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम तैयार किया है? क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों को नहीं पता लग कि ये क्या हुआ है, क्या नहीं करा आपने। और मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप पूरा पेज एडवर्टाइजमेंट दिया करें ताकि लोगों को पता लगे हमारे राइट्स क्या, हम क्या कर सकते हैं। और जो सुझाव माननीय सदस्य ने हमारे सामने रखे हैं आपके द्वारा, मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा, लेकिन 2-3 सवाल जो उन्होंने उठाए हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक सर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। वो हम साइबर स्पेस में क्या हो रहा है, और एक उनका हमारा दफ्तर भी है, मैं आग्रह करूंगा कि आप दफ्तर में जाके देख भी लीजिए। हम सारे जो साइबर स्पेस में डेटा होता है उसको हम गौर से देखते हैं कि यहाँ कोई डेटे में कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जैसे हमें लग रहा है कि कोई साइबर अटैक हो रहा हो, और जैसे ही हमें कुछ लगता है कि कोई ऐसी बात हो रही है तो हम तुरंत एजेंसीज को इन्फॉर्म करते हैं, और उसको हम ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हमने बड़ा पैसा खर्च किया है और उसे रिसर्च करते हैं हर सेक्टर में, चाहे वो एविएशन सेक्टर में हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, तो हम गौर करके इंफॉर्मेशन देते हैं और इसको हम और रिसर्च करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने बात उठाई महाराष्ट्र की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस देश में मैं समझता हूँ कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, ख़ासतौर पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनको 66 से इंफॉर्मेशन एक्ट का पूरा ज्ञान नहीं है, और वो समझते हैं कि कोई भी अगर कंप्लेन करता है, चाहे जेन्युइन कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हम आपत्ति करेंगे तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन करते हैं, और ये सरकार प्रतिबद्ध है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए।
तो हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। और उस महाराष्ट्र के इंसिडेंट के बाद महाराष्ट्र के पुलिस कर्मी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कार्रवाई की है। तो दूसरी बात ये। तीसरा सवाल आपने पूछा कि कितना खर्च हुआ है इस पे, ट्रेनिंग वगैरह पे। तो आपको बताऊं कि जी R&D और साइबर सिक्योरिटी पे और ट्रेनिंग पे लगभग 300 करोड़ खर्च हो चुके हैं और हम चाहेंगे कि और भी खर्च हो, क्योंकि एज आई सेड it is work in progress. This is a new medium. We have to yet fully understand this medium, and we have to also take protective measures because we do not know what the medium is going to do next. And in a sense, all financial institutions, all private businesses, because private businesses is also doing business on cyberspace, they must have protective measures through technology within their systems so they can protect the data of their businesses. But I don't think private businesses are fully aware of the fact that anybody can hack them today. Shri Sanjay